Business Administration third semester evening session, and today I'm gonna present the cost accounting presentation. First of all, I've assigned five topics on which I'm gonna perform, and I'm gonna perform one after another. First of all, I'm gonna present activity-based costing. So here's the outline, which is I'm gonna discuss here introduction, what is activity-based costing, and key concept of activity-based costing, benefits, its implementation challenges, and then conclusion. So first of all, I'm going to discuss its introduction. That what is basically activity-based costing. So it is a method that assigns the cost to the product based upon the activities required to produce them. तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आप एक प्रोडक्ट को उसकी कॉस्ट जो है ना वो असाइन करते हो बेस्ड अपॉन ऑल द एक्टिविटीज़ दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट। तो एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन या मैन्युफैक्चरिंग में जितनी भी एक्टिविटीज़ लगती हैं उन सब एक्टिविटीज़ को देखते हुए जो आप कॉस्ट असाइन करते हो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को, हम उसको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलते हैं। देन हेयर I'm gonna डिस्कस पर्पस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसका पर्पस क्या है कि ये हेल्प करता है बिजनेस को टू अंडरस्टैंड देयर कॉस्ट एंड मेक इन्फॉर्म फाइनेंशियल डिसीजंस। जिसके अंदर ये हेल्प करता है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको एक प्रोडक्ट की ऑथेंटिक कॉस्ट, और उसके बाद आप एक इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस जो है ना वो बना सको। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? इट प्रोवाइड्स अ मोर एक्यूरेट पिक्चर इन द ओल्डर मैथड्स। तो ओल्डर मैथड्स की कंपैरिजन में ये आपको एक बिगर पिक्चर और एक ऑथेंटिक वे में एक प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है ना वो बताता है, स्पेशली फॉर कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस, और स्पेशली जो कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस होते हैं ना स्पेशली, तो उन के प्रोडक्ट्स को कॉस्ट एलोकेट करने में ये आपकी बहुत हेल्प करता है। नाउ here I'm gonna discuss that what is basically activity based costing. So activity based costing is a method of assigning cost to the product or service which helps to make informed decisions. तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है? इज़ अ मेथड ऑफ असाइनिंग कॉस्ट टू द प्रोडक्ट और सर्विस। आप एक मेथड है जिससे आप असाइन करते हो कॉस्ट टू द प्रोडक्ट और सर्विस विच हेल्प टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन। तो उससे आप इन्फॉर्म फाइनेंशियल डिसीजंस जो है ना वो बना सकते हो दैट आर बेस्ड ऑन ऑथेंटिसिटी, दैट आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो ऐसे डिसीजंस जो कि मतलब आपके बिजनेस को बेनिफिट दे, आप ऐसे डिसीजंस बना सकते हो बाय अंडरस्टैंडिंग द एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक कॉस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। Then here is activity based costing. How activity based costing is different from the traditional method of the costing. So how it is different: traditional costing assigns the overhead cost using one simple factor. तो एक सिंपल फैक्टर को देखते हुए ट्रेडिशनल मेथड में क्या किया जाता था, कॉस्ट असाइन की जाती थी प्रोडक्ट्स को, लाइक आवर्स वर्क और मशीन टाइम। तो स्पेसिफिकली यहाँ देखा जाता था कि कितने घंटे काम किया गया है या कितना इसका मशीन टाइम है। तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कॉस्टिंग में बस ये देखा जाता था कि कितना ज़्यादा इसका मशीन टाइम है या कितना ज़्यादा इसके ऊपर जो काम हुआ है, कितने आवर्स के इस पे काम हुआ है। लेकिन ABC जो है वो इस पर फोकस नहीं करती है, इट लुक्स ऑन अ बिगर पिक्चर। तो ये जो है ना ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ को देखती है जिनकी वजह से एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है। ये सारे के सारे एक्टिविटीज़ का सम करके फिर जो है ना कॉस्ट एलोकेट करती है टू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। नाउ हियर आई एम गोना डिस्कस द की कॉन्सेप्ट्स और की फैक्टर्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में तीन चीज़ें इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट थिंग इज़ एक्टिविटीज़, सेकंड थिंग इज़ कॉस्ट ड्राइवर्स, एंड थर्ड थिंग इज़ कॉस्ट पूल्स। सो वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ क्या चीज़ें हैं? वो तमाम के तमाम एक्शंस दैट कंज्यूम रिसोर्सेज, वो तमाम के तमाम एक्शन जो कि रिसोर्सेज कंज्यूम करने हैं, ठीक है, उनको हम एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे कि मशीन सेटअप या फिर क्वालिटी इंस्पेक्शन। आपको क्वालिटी इंस्पेक्शन चाहिए, ये मशीन्स के जितने सेटअप्स होते हैं ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ कॉस्ट ड्राइवर्स। तो फैक्टर इज कॉस्ट द कॉस्ट टू चेंज। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि कॉज करते हैं कॉस्ट को ताकि वो चेंज कर दे। फॉर एग्जांपल जितने आवर्स आप काम करोगे, ठीक है, तो उतना ज़्यादा जो है ना वो कॉस्ट इंक्रीज़ करेगी। अब जितने ज़्यादा सेटअप्स हैं आपके, ठीक है, सेटअप्स अगर आपके ज़्यादा हैं तो आवर्स कम हो जाएंगे, वर्किंग आवर्स, तो उस लिहाज से फिर आपकी कॉस्ट भी चेंज करेगी। ठीक है, नंबर ऑफ़ सेटअप्स या आवर्स ऑफ लेबर, तो ये जैसे जैसे चेंज करेंगे ना आवर्स ऑफ लेबर और नंबर ऑफ सेटअप्स, तो उस तरह से फिर आपकी कॉस्ट भी चेंज करेगी।
नेक्स्ट थिंग इज कॉस्ट पूल्स, ग्रुपिंग ऑफ कॉस्ट रिलेटेड टू सिमिलर एक्टिविटीज़। तो इसमें ग्रुपिंग ऑफ कॉस्ट मतलब कॉस्ट पूल्स क्या होते हैं कि आप ग्रुप करते हो कॉस्ट को रिलेटेड टू सिमिलर एक्टिविटीज़। तो सिमिलर एक्टिविटीज़ को आप एक कोलैबोरेटेड कॉस्ट जो है ना वो असाइन करते हो इसके अंदर, एक ग्रुप फॉर्म में आप एक कॉस्ट जो है ना वो सिमिलर एक्टिविटीज़ को असाइन करते हो। उसके बाद यहाँ हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाते हैं, दैट व्हाट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की इम्प्लीमेंटेशन में फर्स्ट स्टेप ये आ जाता है कि आप सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो एक्टिविटीज़ को। सबसे पहले लिस्ट ऑल द मेजर एक्टिविटीज़ इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। आप तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ हो रही हैं, तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ को आप क्या करो, लिस्ट करो, लिस्ट बनाओ उनकी, लाइक सेटअप्स, असेंबली और क्वालिटी वगैरह, ठीक है। उन सब की लिस्ट बनाओ। उसके बाद असाइन कॉस्ट टू दी एक्टिविटीज़। उसके बाद आप क्या करो कि एक्टिविटी को कॉस्ट असाइन करो, ठीक है। जितना कि सेटअप लाइक यहाँ पे लिखा हुआ सेटअप की कॉस्ट जो है वो 50,000 है, तो उसके बाद आप असाइन करो कॉस्ट टू दी एक्टिविटीज़। नेक्स्ट थिंग इज़ फाइंड कॉस्ट ड्राइवर्स। तो उसके बाद आप डिसाइड करो कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी कॉस्ट को चेंज कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ़ सेटअप्स या फिर आवर्स ऑफ लेबर। तो आप इनको देखो कि इनमें क्या चेंज आ रहा है जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट चेंज कर रही है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एलोकेट कॉस्ट टू दी प्रोडक्ट्स। तो उसके बाद फिर आप क्या करो, असाइन एक्टिविटी कॉस्ट टू द प्रोडक्ट बेस्ड अपॉन हाउ मच दे यूज़ द एक्टिविटी। और उसके बाद आप कॉस्ट असाइन करो टू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट बेस्ड अपॉन कि उन्होंने क्या क्या एक्टिविटी जो है ना वो कंज्यूम की इन देयर प्रोडक्शन। तो एक प्रोडक्ट को फिर आप कॉस्ट असाइन करो कि कितनी कॉस्ट लगी इन इट्स प्रोडक्शन। सो हेre's अ एग्जांपल ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो सिनेरियो सबसे पहले ये है कि एक कंपनी है जो कि दो प्रोडक्ट्स बना रही है, एक चेयर्स बना रही है और टेबल्स बना रही है। अब चेयर्स जो है ना उसके लिए हमें सेटअप्स रिक्वायर्ड हैं तकरीबन कॉस्ट फॉर सॉरी मशीन सेटअप, असेंबली और क्वालिटी कंट्रोल हमें चाहिए। इसकी एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई, मतलब ये सारी वो एक्टिविटीज़ है जिन पे कॉस्ट लगने वाली है। कॉस्ट फॉर एक्टिविटीज़, तो कॉस्ट फॉर एक्टिविटीज़ सेटअप के लिए हमें $20,000 चाहिए, असेंबली के लिए हमें $50,000 चाहिए और क्वालिटी कंट्रोल के लिए हमें $30,000 रिक्वायर्ड, ठीक है। यूजिंग कॉस्ट ड्राइवर्स, तो चेयर रिक्वायर 10 सेटअप्स। तो कॉस्ट ड्राइवर्स में यहाँ क्या जो कि कंज्यूम कर रहे हैं कॉस्ट को, या कॉस्ट इनकी वजह से चेंज हो रही है। तो चेयर्स जो है ना उनको 10 सेटअप चाहिए, ठीक है। और आवर्स ऑफ लेबर कितने चाहिए, 100 आवर ऑफ लेबर। सिमिलरली जो टेबल है उसको क्या चाहिए, उसको 5 सेटअप्स चाहिए और 50 आवर्स ऑफ लेबर चाहिए, लाइक हाफ ऑफ द चेयर्स, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आता है हमारे पास, चेयर गेट अ लार्ज शेयर ऑफ द सेटअप एंड असेंबली कॉस्ट बिकॉज दे यूज़ दीज एक्टिविटीज़ मोर। तो यहाँ पर चेयर्स जो हैं वो ज़्यादा एक्टिविटी कंज्यूम कर रही हैं, उसके ऊपर ज़्यादा और ऑफ लेबर लग रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा सेटअप्स कंज्यूम हो रहे हैं, तो इसलिए उसका ज़्यादा शेयर है ऑफ सेटअप असेंबली कॉस्ट बिकॉज दे यूज़ द एक्टिविटी मोर। तो वो ज़्यादा एक्टिविटीज़ कंज्यूम कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द टेबल्स, तो इसलिए हम उनको ज़्यादा शेयर जो है ना वो असाइन करेंगे। Now here I'm going to discuss that what are the benefits of ABC. So here are some of the benefits of ABC. First of all, it accurate cost, तो show the real cost of each product। ये तो आपको authentic और precise cost बताती है हर product की, based upon authenticity और based upon all the activities that are involved in its manufacturing। तो ये कोई traditional method की तरह बस चंद एक फैक्टर्स को देख कर कॉस्ट नहीं असाइन कर देती है प्रोडक्ट को, बल्कि ये प्रॉपरली सारी एक्टिविटीज़ को देखती है और उसके बाद कॉस्ट असाइन करती है। नेक्स्ट थिंग इज़ बेटर प्राइसिंग। तो इससे आप अच्छी और कम्पिटिटिव प्राइजेस जो है ना वो मार्केट में सेट कर सकते हो, ठीक है। इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, जब आप फेयर और कम्पिटिटिव प्राइजेस असाइन कर सकते हो उसके अंदर अपने बिजनेस को, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी भी ऑब्वियस सी बात है कि इंक्रीज़ करेगी। नेक्स्ट थिंग इज़ कॉस्ट कंट्रोल। तो हाईलाइट्स दैट एक्टिविटीज़ दैट आर एक्सपेंसिव और वेस्टफुल। तो ये यहाँ पर क्या करेगी कि उन तमाम एक्टिविटीज़ को हाईलाइट करेगी जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव या फिर वेस्टफुल है, मतलब जो एक्टिविटीज़ आपको फ़ायदा नहीं दे रही हैं तो ये उनको हाईलाइट करेगी, सही है।
नाउ वी आर गोना डिस्कस चैलेंजेस ऑफ एबीसी। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। एक तो इसके लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए आपको, हर एक सिंगल एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने के लिए आपको टाइम रिक्वायर्ड है। एक्सपेंसिव टू स्टार्ट, एक इनिशियल सेटअप लगाने के लिए आपको ये डिफ़िकल्ट टू स्टार्ट लग सकता है, बट आफ्टर इनिशियल सेटअप इट इज़ वेरी इजी टू असेंबल। नेक्स्ट थिंग इज़ कॉम्प्लेक्सिटी, तो मैनेज करना हर एक एक्टिविटी को सेपरेटली इट्स अ वेरी ओवरवेलमिंग टास्क फॉर अ स्मॉल बिजनेस, तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। नेक्स्ट थिंग इज़ व्हेन शुड यू यूज़ एबीसी, तो आपको कब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को यूज़ करना चाहिए। व्हेन बिजनेस हैज़ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जब आप एट अ टाइम बिजनेस के अंदर बहुत से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है ना वो ऑफर कर रहे हो। इफ़ ओवरहेड कॉस्ट आर हाई एंड डिफ़िकल्ट टू लोकेट, अगर ओवरहेड की जो कॉस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा है और बहुत ही कोई डिफ़िकल्ट है उनको एलोकेट करना, तो आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हो। एंड थर्ड थिंग है व्हेन यू नीड प्रिसाइज कॉस्ट इन्फॉर्मेशन टू मेक द डिसीजंस, तो यहाँ पर आपको अगर प्रिसाइज कॉस्ट डिसीजंस लेने हैं, ठीक है, कॉस्ट इन्फॉर्मेशन सॉरी, व्हेन यू नीड प्रिसाइज कॉस्ट इन्फॉर्मेशन टू मेक डिसीजन, अगर आपको जो है ना प्रिसाइज कॉस्ट हर प्रोडक्ट की चाहिए ताकि आप मज़ीद इन्फॉर्म डिसीजंस बना सको, तो ये उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। नाउ वी आर गोना डिस्कस इट्स कंक्लूजन। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज़ अ पावरफुल टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग कॉस्ट इन डिटेल, तो ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसकी वजह से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कॉस्ट को इन डिटेल। डिटेल के अंदर आप कॉस्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हो। इट प्रोवाइड्स एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन फॉर बेटर प्राइसिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी, तो ये आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देती है ताकि आप बेटर प्राइसिंग और प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना वो इम्प्रूव कर सको। Now here I'm going to discuss absorption costing. Absorption costing is a second type of costing that I'm going to discuss here. Here's the outline that includes introduction, why to use absorption costing, its implementation, benefits, drawbacks and conclusion. सबसे पहले तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की डेफिनेशन आप देख लो। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज़ अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ द मेकिंग ऑफ प्रोडक्ट, तो इसमें आप टोटल कॉस्ट इंक्लूड करते हो जो कि एक प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चर करने में यूज़ कर रहे हो, लाइक टोटल कॉस्ट। उसके अंदर उसका ओवरहेड आ जाता है, लेबर आ जाता है, मटेरियल आ जाता है, इन सब को इनफैक्ट लाइक रेंट और इलेक्ट्रिसिटी को भी आप ऐड अप करके जो एक कॉस्ट असाइन करते हो अपने प्रोडक्ट को, हम उसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो है ना वो कंसिडर करते हैं। हाउ इट वर्क्स, अब हम देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। एड्स ऑल द कॉस्ट, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, सारी की सारी कॉस्ट को जो है ना वो ऐड अप करता है। पर्पस क्या है, टू नो द फुल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, तो ये यहाँ पर इसका पर्पस है कि आप फुल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट देख सको इंक्लूडिंग एवरी सिंगल एक्सपेंस, तो हर एक छोटे एक्सपेंस को आप ध्यान में रखकर जो एक कॉस्ट एलोकेट करते हो टू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, तो उसको हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोलते हैं। अब व्हाट कॉस्ट आर इंक्लूडेड, तो अब हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट्स इंक्लूडेड होती हैं। एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूडेड और एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूडेड, सही है। डायरेक्ट कॉस्ट में मटेरियल और लेबर आ जाता है। मटेरियल वो रॉ मटेरियल है जो कि प्रोडक्ट को यूज़ कर बनाने में लगता है, और लेबर वो वेजेस हैं ऑफ वर्कर्स जो कि बना रहे हैं एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को। नेक्स्ट इज़ इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसके अंदर आपका ओवरहेड आ जाता है, ठीक है। इसमें वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है और फिक्स्ड कॉस्ट आ जाती है। फिक्स्ड कॉस्ट जो कि सेम ही रहती है और वेरिएबल कॉस्ट वो जो कि प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती रहती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ठीक है। और फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है कि जो रेंट एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो चेंज करती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि वाई यूज़ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, कि आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज़ करनी क्यों चाहिए। टू नो द फुल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ताकि आप प्रोडक्ट की फुल कॉस्ट को अंडरस्टैंड कर सको, डिटरमाइन कर सको। टू फॉलो अकाउंटिंग रूल्स फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ताकि आप अकाउंटिंग के रूल्स फॉलो कर सको फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के। अकाउंटिंग का रूल है कि आपको एक प्रोडक्ट की फुल कॉस्ट बतानी चाहिए, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो। टू सेट द राइट प्राइस फॉर प्रोडक्ट्स, ताकि आप ऑथेंटिक और जो है ना डायरेक्ट मतलब सही फिक्स्ड वाले प्राइसेस जो है ना अपने प्रोडक्ट के लिए सेट कर सको। वी यूज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड सो दैट एवरी सिंगल एक्सपेंस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड, ताकि हर एक सिंगल एक्सपेंस जो कि यूज़ हो रहे हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट, तो उसको हम कैलकुलेट कर सकें। नाउ हियर आई एम गोना डिस्कस हाउ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्क्स, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्क कैसे करती है, लाइक इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो फार्मूला है इसका, प्रोडक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू
डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड प्लस फिक्स्ड ओवरहेड। तो मतलब इसके अंदर वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड आ जाता है, ठीक है, और डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल। लाइक आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को अगर एडअप करोगे तो आपके पास प्रोडक्ट कॉस्ट आएगी। अब आपके पास एग्जांपल है कि कंपनी मेक्स 1000 चेयर्स, तो एक कंपनी जिसने 1000 चेयर्स बनाई हैं। अब कॉस्ट की बात कर लेते हैं। मटेरियल जहाँ पर $5000 का लगा है, ठीक है, लेबर $3000 की कंजप्शन है इस पर, वेरिएबल ओवरहेड 2000 की कंजप्शन है, और फिक्स्ड ओवरहेड्स जो है कि 10,000 की कंजप्शन है। फिक्स्ड ओवरहेड्स में वही चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि रेंट एक्सपेंस वगैरह ना। वेरिएबल ओवरहेड में ये इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, और लेबर के अंदर के कितना ज़्यादा मतलब उस पर काम किया गया, जो वेजेस होती हैं, ठीक है। मटेरियल के अंदर वो सारे रॉ मटेरियल आ जाता है जो कि यूज़ हुआ इन द प्रोडक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अब बात करेंगे कि फ़िक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट। तो फ़िक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट अगर देखा जाए तो कितना कंज्यूम हुआ है। फ़िक्स्ड ओवरहेड 10,000 को हम जब डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, तो हमारे पास $10 आ जाएगा, ठीक है। और टोटल कॉस्ट पर चेयर, तो टोटल कॉस्ट हमारी पर चेयर पे कितनी लगी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन सारे मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, इन सब की जो प्राइस कॉस्ट है ना, उन सब को आप 1000 पे डिवाइड करके जो है ना वो सब ऐड अप कर दोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो प्राइसेस बताएंगे वो 1000 सेटअप्स की बताएंगे, तो आपने एक की फाइंड करनी है ना। तो आपने जो चारों फैक्टर्स हैं ना, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, लेबर, मटेरियल, इन सबको जो है ना वो डिवाइड करना है 10,000 पे, और उसके बाद सबको सम अप कर देना, तो आपके पास टोटल कॉस्ट पर चेयर आ जाएगी। यहाँ पर और जो हम पढ़ रहे हैं वो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेनिफिट्स। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेनिफिट्स ये हैं कि इट इंक्लूड्स ऑल द कॉस्ट। इसके अंदर सारी की सारी कॉस्ट जो है ना वो इन्वॉल्व हैं। एवरी सिंगल एक्सपेंस इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट। तो हर सिंगल एक्सपेंस क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट है। फॉलोज अकाउंटिंग रूल्स, तो ये रिक्वायर्ड फॉर ऑफिशियल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। तो ये अकाउंटिंग रूल को फॉलो करता है फॉर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। स्प्रेड फिक्स्ड कॉस्ट, प्रोड्यूसिंग मोर यूनिट्स लोअर द कॉस्ट पर यूनिट। तो जब ज़्यादा आप यूनिट्स बनाते हो तो फिर पर यूनिट की कॉस्ट जो है ना वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो ये भी इसका एडवांटेज है, सॉरी एडवांटेज है। Now I'm gonna discuss the drawbacks of the absorption costing. तो drawbacks क्या है इसकी, may show higher cost, फिक्स्ड कॉस्ट मेक प्रोडक्ट सीम मोर एक्सपेंसिव। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है ना, ये प्रोडक्ट को थोड़ा एक्सपेंसिव दिखा सकती है। कि मतलब वो एक कॉस्ट जब आप असाइन करते हो फिक्स जो होती है एक प्रोडक्ट के लिए, वो आपको एट अ टाइम जो है ना बहुत एक्सपेंसिव लग सकती है, ठीक है। नॉट ग्रेट फॉर क्विक डिसीजंस। तो अगर आपको क्विक डिसीजंस बनाने हैं ना, तो उसमें ये आपको हेल्प नहीं कर पाएगी एज सच। इट डजंट सेपरेट फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो इसमें आप इजीली फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को जो है ना वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड फॉर मैनी प्रोडक्ट्स, तो स्प्लिटिंग कॉस्ट फेयरली कैन बी डिफ़िकल्ट। तो ये बहुत से प्रोडक्ट के लिए ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर एक्टिविटीज़ जो इन्वॉल्व होती हैं वो मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, डिफरेंट होती हैं। फिर स्प्लिट करना आप हर कॉस्ट को, इट कैन बी फेयरली डिफ़िकल्ट। Now I'm gonna discuss what is absorption costing versus the variable costing। ये absorption costing और variable costing में difference क्या है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है कि ये सारी की सारी फिक्स्ड कॉस्ट को जो है ना इंक्लूड करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, सही है। अब वेरिएबल कॉस्टिंग क्या होता है कि ओनली इंक्लूड्स वेरिएबल कॉस्ट, ट्रीट्स फिक्स्ड कॉस्ट एज एन एक्सपेंस। तो फिक्स्ड कॉस्ट को तो ये एक्सपेंस के तौर पर कंसिडर करती है, ठीक है, और उसको इंक्लूड करती ही नहीं है वेरिएबल कॉस्ट। और जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, सिर्फ उनको ये जो है ना दिखती है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। लाइक वेरिएबल कॉस्ट में वो आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो ये उन चीज़ों को बस देखती है, ठीक है। बाकी ये जैसे रेंट हो गया वो फिक्स्ड कॉस्ट है, तो उसको वो नहीं देखती है, ठीक है। वो उसको बीच में इंक्लूड ही नहीं करती है द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दी प्रोडक्ट। वो उसको कंसिडर करती है कि वो एक एक्सपेंस है, आपने फिक्स्ड कॉस्ट तो देनी ही देनी है, वो तो एक एक्सपेंस है ना, सही है। और खाली वेरिएबल कॉस्ट को ही देखती है कि यार वेरिएबल कॉस्ट जो है ना जो जो चेंज कर रही हैं, साथ साथ अल्टर हो रही हैं, वो सब कंसिडर करती है। नाउ व्हेन टू यूज़ द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और टैक्स कैलकुलेशन। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और टैक्स कैलकुलेशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं टू सेट प्राइजेस फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी हो, गोल सेट करने हो फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो इन बिजनेस विद हाई फिक्स्ड कॉस्ट।
तो उन बिजनेसेस में जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई फिक्स्ड कॉस्ट हो तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि रेंट एक्सपेंसेस और सैलरीज वगैरह। कंक्लूजन इसका क्या है, हम हमारे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हेल्प्स बिजनेस फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसमें आप क्या करते हो, इसमें आपको टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट पता चलती है कि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में टोटल कॉस्ट कितनी कंज्यूम हो रही है। इट इंक्लूड्स ऑल द कॉस्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कॉस्ट जो है ना वो इंक्लूडेड होती हैं। रिक्वायर्ड फॉर अकाउंटिंग एंड टैक्सेस, बेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म डिसीजन बट नॉट ऑलवेज फॉर द शॉर्ट टर्म्स। तो शॉर्ट टर्म डिसीजंस बनाने के लिए ये कोई इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म डिसीजंस में आप जो है ना वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को सेपरेट स्प्लिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म डिसीजंस अगर आपने बनाने हैं कि लॉन्ग टर्म आपको गोल सेट कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो, तो उसमें आपको फिर जो है ना ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव हो सकती है आपके लिए, और इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कॉस्ट ही इंक्लूड होती हैं। नाउ आई एम गोना डिस्कस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैथड। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैथड, ये थर्ड टाइप ऑफ कॉस्टिंग है जो कि मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। तो सबसे पहले इसका यहाँ पे आउटलाइन डिस्कस करती हूँ मैं। सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन, आई एम गोना एक्सप्लेन इट्स इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट्स ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस जो कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में होती है, बेनिफिट्स इसके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के और ड्रॉबैक्स स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। So here I'm going to discuss that what is standard type of costing. So standard costing is a method where business set expected cost for making a product and compare them with the actual cost. तो इसमें क्या होता है कि बिजनेस एक प्रोडक्ट के लिए एक कॉस्ट को एज्यूम कर लेता है, या आप ऐसे बोलो कि एक्सपेक्ट करता है कि ये प्रोडक्ट ना इतनी प्राइस में बन जाएगा, मैन्युफैक्चर हो जाएगा। तो एक बिज़नेस जहाँ पर एज्यूम करता है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट को, और उसके बाद इसको कंपेयर करता है विद द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, तो उसके बाद उसको एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के साथ क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। अब इसका पर्पस क्या है, टू फाइंड एंड फिक्स डिफरेंसेस। तो इसमें आप पहले तो डिफरेंसेस को देख सकते हो कि कितना वेरिएंस आ रहा है ना, तो आप वेरिएंसेस को यहाँ पे देख सकते हो कि एजम्पशन वाली कॉस्ट के अंदर और जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट है उसमें क्या क्या वेरिएंसेस आ रहे हैं, कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। एंड वर्ट शुड हैव बीन स्पेंट एंड वर्ट वॉज एक्चुअली स्पेंट, कि आपने क्या सोचा कि किस प्रोडक्ट पे क्या कितना लगेगा और कितना लगा रियलिटी में। आपने क्या सोचा कि प्रोडक्ट पर कितना कंज्यूम हो सकता है और फिर कितना लगा, तो आप इस चीज़ में वेरिएंस जो है वो फाइंड कर सकते हो। वाई इट्स यूज्ड, तो ये इस्तेमाल क्यों होता है, टू कंट्रोल कॉस्ट, इम्प्रूव एफिशिएंसी, ताकि आप कॉस्ट को मतलब कंट्रोल कर सको। आप जब सोचोगे, एज्यूम करोगे कि एक प्रोडक्ट आप लोअर से लोअर कॉस्ट में बना रहे हो, ठीक है। जब आपने एज्यूम की उसकी वैल्यू कम, तो ऑटोमेटिक सी बात है ना कि मतलब आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू के राउंड अबाउट ही जो है ना वैल्यू आएगी, एक्चुअल जो वैल्यू होगी, ठीक है। फिर जब आप उन दोनों को कंपेयर करते हो तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि वेरिएंसेस कितने आ रहे हैं, और फिर आप उनके साथ कॉप अप करते हो। तो उस लिहाज से ये बहुत ही सही मेथड है टू कंट्रोल द कॉस्ट, और एफिशिएंसी इंप्रूव होती है एंड मेक बेटर डिसीजंस। तो आप अच्छे वाले डिसीजन बना सकते हो, फाइनेंशियल डिसीजंस। तो यहाँ पर अब हम 3 कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डायरेक्ट कॉस्ट, यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल, सेकंड जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, यही 2 कॉस्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाता है मटेरियल और लेबर। मटेरियल वो रॉ मटेरियल जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट में कंज्यूम हो रहा है, और लेबर वो वेजेस वगैरह जो कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को और लेबर्स वगैरह को पे करनी है। स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट, इसमें आपकी सारी की सारी फिक्स्ड कॉस्ट आ जाती हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट आ जाती हैं, जो कि मतलब डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट में यहाँ पर आपका आ जाता है कॉस्ट दैट इंक्रीज़ विद प्रोडक्शन। तो कॉस्ट वो जो कि इंक्रीज़ हो रही है साथ साथ प्रोडक्शन के, जैसे कि आप जितनी ज़्यादा मशीन टाइम होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो इंक्रीज़ करता जाएगा, तो वो वेरिएबल कॉस्ट में आ जाता है। और फिक्स कॉस्ट में वो चीज़ें जो कि फ़िक्स्ड हैं, चाहे आप उन्हें यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो ऐसे ही रहेगी। जैसे रेंट एक्सपेंसेस होते हैं कि आपने किसी जगह को रेंट किया हुआ है फॉर सेटिंग अप जो बिज़नेस, तो आप बेशक 1 मंथ के लिए वहाँ पे काम ना करो, लेकिन आपको रेंट एक्सपेंस तो पे करना पड़ेगा, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट में आ जाता है।
नेक्स्ट थिंग इज़ इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो हाउ डज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वर्क? तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग काम कैसे कर रही है? सेट स्टैंडर्ड्स टू डिसाइड द एक्सपेक्टेड कॉस्ट फॉर द मटेरियल्स, लेबर एंड ओवरहेड। तो यहाँ पर सबसे पहले सेट स्टैंडर्ड, आप एक स्टैंडर्ड सेट कर लो, डिसाइड द एक्सपेक्टेड कॉस्ट फॉर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। आप एक प्रोडक्ट का ना एक एक्सपेक्टेड वैल्यू ले लो कि मटेरियल उसका इतने का आएगा, लेबर उस पर इतना लगेगा और ओवरहेड वगैरह इतना लगेगा, ठीक है। देन ट्रैक द एक्चुअल कॉस्ट, रिकॉर्ड व्हाट वाज एक्चुअली स्पेंट ऑन मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। उसके बाद आप देखो कि लेबर, मटेरियल और ओवरहेड पे एक्चुअल में कितना पैसा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आप दोनों कॉस्ट को कंपेयर करो आपस में कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। एक्चुअल कॉस्ट को जो है ना आप कंपेयर करो विद द एक्सपेक्टेड कॉस्ट, जो आपने खुद सोची थी कि यार इसका मटेरियल इतना आ सकता है, इसका लेबर इस पर इतना कंज्यूम हो सकता है, ओवरहेड इतना कंज्यूम हो सकता है। तो वो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी, उसको आप फिर कंपेयर करो उसकी एक्चुअल वैल्यू के साथ, जो कि आपने प्रॉपर रिसर्च के बाद जो है ना डिटरमाइन की है कि इतना मटेरियल, इतना लेबर और इतना जो है वो ओवरहेड लगेगा इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में। तो उन दोनों को आपने कंपेयर कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप एनालाइज करो वेरिएंसेस को, फाइंड आउट व्हाई द डिफरेंस अकर्ड एंड टेक एक्शन टू फिक्स इश्यूज़। तो अगर आपने एक्सपेक्ट किया था कि एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में आपकी कॉस्ट कम लगेगी, आपका कम मटेरियल लगेगा, कम लेबर लगेगा, कम ओवरहेड लगेगा, उसके बाद आपने डिटरमाइन की उसकी एक्चुअल कॉस्ट और आपको पता चला कि यार एक्चुअल कॉस्ट तो ज़्यादा लग रही है, ठीक है, और एक्सपेक्टेड कॉस्ट आपकी कम थी। अब आप देखो कि जितना वेरिएंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, कि आपकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट से एक्चुअल वाली कॉस्ट ज़्यादा क्यों हो गई है। जब आप देखोगे कि वेरिएंस आ क्यों रहा है, फिर आप उस पर जो है ना रिसर्च करोगे, उस पर वर्क करो आप कि वेरिएंस आ क्यों रहा है। अगर ज़्यादा एक्चुअल कॉस्ट है तो वो क्यों आ रही है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने मतलब ना उसकी एक्चुअल कॉस्ट को इंक्रीज़ कर दी है। मतलब आपके कौन से ऐसे एक्सपेंसेस लगे हैं जिसकी वजह से आपकी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो एक्सपेक्टेड कॉस्ट से ज़्यादा आ रही है। आप उन फैक्टर्स को देखोगे और उसके बाद उनके साथ कॉप अप करने के लिए जो है ना डिसीजंस लोगे, या फिर मतलब कोई ना कोई आपको हल निकालना पड़ेगा उन वेरिएंसेस को जो है ना वो सॉर्ट आउट करने का। तो ये इम्प्लीमेंटेशन की उसके मेथड थे। यहाँ पर ना एक एग्जांपल है ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो एग्जांपल में आ जाता है एक सिनेरियो, अ कंपनी सेट्स द स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक कंपनी है जिसने स्टैंडर्ड कॉस्ट एक प्रोडक्ट की जो है ना वो यहाँ पर ली है, जिसमें मटेरियल उसने एक्सपेक्टेड लिया है कि $10 लगेंगे मटेरियल पे, लेबर $8 लगेंगे और ओवरहेड के लिए ना $5 लगेंगे। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट यहाँ पर $23 पर यूनिट आ रहा है कि पर यूनिट पे इतनी कॉस्ट लगेगी, जबकि एक्चुअल कॉस्ट जो थी ना वो 25 पर यूनिट था। तो उसने एस्टिमेटेड जो अमाउंट थी वो $23 सोची थी कि हर पर मटेरियल पे $23 जो है ना लगेंगे, लेकिन उसकी एक्चुअल कॉस्ट जब उसने मैन्युफैक्चर कराया प्रोडक्ट तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट $25 पर यूनिट लगी। यहाँ पर हम जब वेरिएंस देखेंगे, दोनों का डिफरेंस देखेंगे, तो $2 का अनफेवरेबल वेरिएंस आ रहा है। अनफेवरेबल वेरिएंस का मतलब है कि ये मतलब पॉजिटिव वेरिएंस नहीं है, ये नेगेटिव वेरिएंस है। मतलब एक्सपेक्टेड कॉस्ट कम है और जितना कंज्यूम हो रहा है वो ज़्यादा है, तो ये अनफेवरेबल वेरिएंस है। फेवरेबल वेरिएंस तब होता जब हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट ज़्यादा होती और हमारा जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कम होनी थी, वो फिर हमारे पास पॉजिटिव वेरिएंस होता है। यहाँ पर ये हमारे पास नेगेटिव वेरिएंस आ रहा है, ठीक है। तो दिस मीन्स द कंपनी स्पेंड $2 मोर पर यूनिट देन प्लान। तो इसका मतलब ये है कि एक कंपनी ने $2 एक्स्ट्रा हर एक यूनिट पर जो है ना वो यूटिलाइज़ किए हैं एज़ कम्पेयर टू एक्चुअल उसकी कॉस्ट के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अनफेवरेबल वेरिएंस आ गया है, $2 का लॉस हमें फील हो रहा है, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू जो थी हमारी $23 थी और जो हमारी रियल वैल्यू थी वो 25 थी। तो अब $2 का हमें यहाँ पर लॉस आ रहा है, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट कम किया था और जो एक्चुअल कॉस्ट थी वो ज़्यादा थी। तो ये अनफेवरेबल वेरिएंस है। नेक्स्ट वी आर गोना डिस्कस टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस, कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस हो सकते हैं। मटीरियल वेरिएंसेस, प्राइस वेरिएंस एंड यूजेज वेरिएंस। मटीरियल वेरिएंस में प्राइस वेरिएंस आ जाता है और यूजेज वेरिएंस आ जाता है, डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो प्राइस वेरिएंस में आ जाता है कि आप रॉ मटेरियल खरीदते हो और एक्सपेक्टेड वैल्यू में मतलब उसमें डिफरेंस आ जाता है कि आपको रॉ मटेरियल कहीं से महंगा मिल रहा है। या यूजेज वेरिएंस में डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ मटेरियल यूज्ड। तो आपने ज़्यादा मटेरियल शायद ख़रीद लिया है और उसमें से कंज्यूम में भी कम हुआ है, लेकिन कॉस्ट तो आपको वही मेंशन करनी पड़ेगी जितना आपने प्रोडक्ट ख़रीदा है।
तो डिफरेंस द अमाउंट ऑफ द मटेरियल यूज, तो मटेरियल जितना कंज्यूम हो रहा है उसमें वेरिएंस आ जाता है कि आपका मटेरियल अनयूज पड़ा हुआ है, लेकिन आपने रिपोर्ट तो वही करना है जो आपने ख़रीदा था जितना। नेक्स्ट इज़ लेबर वेरिएंस। तो यहाँ पर आ जाता है रेट वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस। तो रेट वेरिएंस में क्या आ जाता है डिफरेंट इन वेजेस पेड। तो वेजेस जो मे बी आपने पे की हो वो ज़्यादा की हो, ठीक है, या लेबर ने ज़्यादा डिमांड की हो वेजेस की। एफिशिएंसी वेरिएंस का मतलब डिफरेंस इन द आवर्स वर्क। तो मे बी मतलब जितने घंटे काम किया हो वो कोई अल्टर हो गया हो, नंबर ऑफ़ आवर्स जो है वो इंक्रीज़ कर गए हो, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा पे करना पड़ा हो, ठीक है। अब आ गया है ओवरहेड वेरिएंस। तो ओवरहेड वेरिएंस में वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस आ जाता है और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस आ जाता है। डिफरेंस इन द कॉस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी। तो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस में आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के, मे बी ऐसा हो कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम है ना वो ज़्यादा हुई हो, ठीक है। या फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में आ जाता है कि डिफरेंस इन द फिक्स्ड कॉस्ट लाइक रेंट। तो रेंट वगैरह जो है ना उसमें कोई डिफरेंस आ गया हो कि आपके जो है ना मतलब रेंटर जिससे आपने जो है ना वो अपनी प्लेस रेंट की हुई है, तो उसने रेंट वगैरह इंक्रीज़ कर दिया हो या ऐसा वैसा कुछ ना। अब हम इसके एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। इजी कॉस्ट कंट्रोल क्विकली शोज वेयर कॉस्ट आर हायर और लोअर देन एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर हमें क्विकली पता चल जाता है कि कहाँ पर कॉस्ट जो है वो ज़्यादा जा रही है या कम जा रही है, ठीक है। यहाँ पर वेरिएंस जब हम फाइंड करते हैं ना तो हमें ईज़िली पता चल जाता है कि हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट से हमें लॉस मिल रहा है या फिर हमें प्रॉफिट मिल रहा है। सेकंड थिंग इज़ इनकरेजेस एफिशिएंसी। तो हेल्प्स वर्कर्स और मैनेजर्स यूज़ रिसोर्सेज वाइजली, ताकि वो वाइजली रिसोर्सेज यूज़ करें। तो ये इनकरेज करते हैं वर्कर्स को ताकि रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ करें। बेटर बजटिंग मेक इट ईजियर टू प्लान एंड प्रेडिक्ट फ्यूचर कॉस्ट। तो इससे आप फ्यूचर के लिए इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकते हो, और मतलब ये हेल्प करती है इन predicting the future cost. Fast problem solving. तो variances highlight problem so they can fix quickly. तो यहाँ पे प्रॉब्लम फ़ौरन हाईलाइट हो जाती है कि यार आपकी तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो है ना वो फिक्स कॉस्ट से कम है, ठीक है। और जो फिक्स कॉस्ट मतलब एक्चुअल कॉस्ट से आपकी ना एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो है वो कम आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर फौरी हमें प्रॉब्लम जो है वो इनकाउंटर की और उसका फ़ौरन से हल भी निकल आएगा, ठीक है। तो ये मतलब उस लिहाज से थोड़ी स्टडी है। यहाँ पे ड्रॉबैक्स भी हैं। आउटडेटेड स्टैंडर्ड्स इफ प्राइस और प्रोसेस चेंजेस द स्टैंडर्ड में नो लॉन्गर। ये आउटडेटेड स्टैंडर्ड्स हैं एक तो इसके कि जैसे प्राइजेज़ वगैरह चेंज होंगी तो फिर आपको मतलब थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको अनफेवरेबल वेरिएंसेस वगैरह जो है ना वो देखने पड़ेंगे। फोकस ऑन कॉस्ट ओनली, इट में इग्नोर प्रोडक्ट क्वालिटी और कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन। तो इसके अंदर कस्टमर सेटिस्फेक्शन और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट को तो इग्नोर ही कर दिया जाता है, ठीक है। वो सिर्फ कॉस्ट को ही देखा जाता है कि कॉस्ट के अंदर इंक्रीज़ आ रहा है डिक्रीज़ आ रहा है। टाइम कंज्यूमिंग, इसके अंदर बहुत टाइम कंज्यूम होता है कि आप प्रॉपर्ली पहले एक्सपेक्टेड कॉस्ट को देखो, फिर जो है ना आपकी एक्चुअल कॉस्ट को देखो, फिर वेरिएंस फाइंड करो, उसके बाद फिर प्रॉब्लम से कॉप अप करो। नॉट आइडियल फॉर यूनिक प्रोडक्ट्स। तो वर्क फॉर बेस्ट फॉर द बिजनेस विद रिपीटेड प्रोडक्शन। जो बिजनेसेस रिपीटेड प्रोडक्शन करते हैं ना, ठीक है, उनके लिए तो ये सही है कि जो रिपीटेड प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन यूनिक प्रोडक्ट्स जो खाली मतलब कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं फॉर लाइक कस्टमाइज प्रोडक्ट्स जैसे हो गए, तो उनके लिए काम नहीं करता है एज सच। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन की। व्हेन टू यूज़ कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन बिजनेसेस विद रेगुलर एंड रिपीटिव प्रोडक्शन। जहाँ पर रिपीटिव प्रोडक्शन और रेगुलर प्रोडक्शन हो रही हो। रिपीटिव मतलब रिपीट में प्रोडक्शन हो रही हो, बार बार एक ही चीज़ की प्रोडक्शन, और रेगुलर बेसिस पे जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है वहाँ पे यूज़ होता है। व्हेन कंट्रोलिंग कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी इज़ इम्पॉर्टेंट। जहाँ पर कॉस्ट को कंट्रोल करना और इम्प्रूव करना एफिशिएंसी को, वो इम्पॉर्टेंट हो। इन इंडस्ट्री विद स्टेबल मटेरियल प्राइजेज एंड लेबर कॉस्ट। तो जहाँ पर स्टेबल मटेरियल प्राइस एंड लेबर कॉस्ट वगैरह जो है ना वो आपने देखनी हो। कंक्लूजन में आ जाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज़ अ सिंपल एंड इफेक्टिव वे टू कंट्रोल कॉस्ट एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। तो कंक्लूजन में से ये आ जाता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव वे है जिसके थ्रू आप कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो और एफिशिएंसी से अपने बिजनेस डिसीजंस को बना सकते हो। यहाँ पे की पॉइंट्स हैं इसके।
कि इट सेट्स एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड कंपेयर्स दैम विद एक्चुअल कॉस्ट। एक्सपेक्टेड कॉस्ट सेट की जाती है, उसके बाद उसको एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर किया जाता है। वेरिएंसेस शो वेयर इम्प्रूवमेंट्स आर नीडेड। तो वेरिएंसेस वहाँ पर शो किए जाते हैं जहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स नीडेड हो, ठीक है। रेगुलर अपडेट्स मेक इट यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए यूज़ करना है ना ऐसे, तो ये बहुत ही ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप जो है पता चल रहा है कि कहाँ पे वेरिएंसेस आ रहे हैं, फिर आप उनके साथ कॉप अप कर सकते हो जल्दी से जल्दी। आपको टू द पॉइंट मतलब एट अ टाइम पता चल जाता है कि कहाँ पे वेरिएंस आ रहा है, कहाँ पे आपको लॉस हो रहा है, तो आप उनके साथ जल्दी से कॉप अप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमारी थी